हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो आज हम सॉल्व करेंगे गुजरात हाई कोर्ट का लीगल असिस्टेंट एग्जाम का पेपर जो 15 जून 2025 को हुआ था। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन 1 डील करते हैं। विच एआई मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय ओपन एआई? तो उसका आंसर है चैट जीपीटी। यानी कि कौन सा ऐसा एआई मॉडल है जो अभी ओपन एआई ने डेवलप करा है, तो चैट जीपीटी है। उसके सिवा सेकंड क्वेश्चन है एनी वेरिएशन मेड विदाउट श्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्चार्ज द श्योरिटी। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर ऐसा है कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एज अ श्योरिटी किसी पर्सन को एंटर करते हैं ना, और हम वो श्योरिटी के कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई भी वेरिएशन कर दें टर्म्स या कंडीशंस के रिगार्डिंग, तो अब जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो श्योरिटी है ना, उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब ऐसा है कि अब जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होंगे ना, उसके लिए वो पर्टिकुलर श्योरिटी जो है कोई भी लाइबल नहीं होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखने जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट जब बना था और जो श्योरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, तो वो श्योरिटी उससे पहले के सारे ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल था। बट अब जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरिएशन हो चुका है और श्योरिटी की उसमें कंसेंट ही नहीं है, तो अब उसके आगे के जितने भी सब्सिक्वेंट वेरिएशन है ना, उसके लिए अब वो श्योरिटी लाइबल नहीं है। ठीक है, उसके सिवा सेकंड क्वेश्चन थर्ड ऐसा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने करा था? इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको सर जेम्स स्टीफन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि सर जेम्स स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था। उसके बाद में क्वेश्चन 4, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एम्फेमेरल? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज अ टेम्पररी। Then question 5th is what does the IP address uniquely identify on a internet? यानी on a network। ये कंप्यूटर रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक आइडेंटिटी है नेटवर्क की, तो वो किस चीज की है? तो उसका आंसर है नेटवर्क डिवाइस की, यानी कि जो आईपी एड्रेस है वो एक नेटवर्क डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी है। ओके, क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक माइनर लॉ है जो सिविल प्रोसीजर के रिगार्डिंग होता है। जैसे कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब वो दो लोगों में से कोई एक पर्सन है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो पर्सन सफर कर रहा है ना परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस है, वो पर्सन जो है कोर्ट में जाता है और कहता है कोर्ट को कि आप वो पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्डर दो कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे मतलब कि जो चीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था ना, वो चीज को वो करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि ऑर्डरिंग अ पार्टी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट एज एग्रीड, यानी कि वो पार्टी जिस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एग्री हुई थी ना, उस चीज का उसे ऑर्डर दो कि अब वो परफॉर्म करे। ठीक है, क्वेश्चन 7 ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज फर्स्टली इन्वॉल्व बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बा राव। यानी के सुब्बा राव जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने कौन से केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को डेवलप करा था? तो इसका आंसर है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। ये एक लैंडमार्क केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को जो है इन्वॉल्व किया गया था। देन सेकंड क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द एग्रीमेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ वॉइड? यानी कि कौन से ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स हैं जिनको हम वॉइड गिनेंगे? तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा है, डिफीट करने का मतलब यानी कि उसके अगेंस्ट में उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो वो भी वॉइड हो जाएगा। कोई कोर्ट के जो भी इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो भी वॉइड है, एंड कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है तो वो भी वॉइड है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि ऐसे सारे एग्रीमेंट्स जो या तो डिफीट कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ लॉ को, या तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या जिसके अंदर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वो सारे जो है वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। उसके बाद में ऐसा कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस वाई एन चंद्रचूड़। देन क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? यानी कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं ना बाय द लिविंग पर्सन, तो उसके अंदर हम एक्सचेंज, सेल और गिफ्ट, ये तीनों मोड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में दिए हैं, बट पार्टीशन जो है ना वो नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है पार्टीशन। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हाई कोर्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 227। ओके, उसके बाद में व्हाट इज द लॉ
टर्म लेंथ ऑफ द जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना उसमें जजेस का टर्म कितना होता है, तो उनका आंसर है 9 ईयर्स। 9 ईयर्स का टर्म्स होता है जजेस का। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि बीएनएसएस के अंदर ऐसी कौन सी पोस्ट है जो पहले सीआरपीसी के अंदर तो थी बट अब बीएनएसएस में नहीं है, तो इसका ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद में हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। देन अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट नॉट प्रूव्ड यानी क्या, यानी कि इंडियन एविडेंस जो अभी बीएस से हो चुका है उसके अंदर नॉट प्रूव क्या है, जिसके अंदर अगर हम डेफिनेशंस देखेंगे ना तो उसके अंदर है प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव। प्रूफ यानी ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट में प्रूफ हो चुके हैं, डिसप्रूव यानी ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट में डिसप्रूव हो चुके हैं, और नॉट प्रूफ का मतलब ऐसा होता है ऐसे फैक्ट्स जो ना तो प्रूफ हुए और ना ही डिसप्रूव है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसके बाद में HTML फाइल का पर्पस क्या होता है, क्वेश्चन 16, जिसका पर्पस होता है डिफाइन वेब पेज स्ट्रक्चर, यानी कि वेब पेज के स्ट्रक्चर को HTML फाइल जो है वो डिफाइन करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 17, वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको कौन से केस के अंदर चैलेंज किया गया था, तो वो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया था। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसको हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, तो वो है मार्स। ओके, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स, यानी कि समझो कि जब भी हम किसी भी इंसान को किसी भी टर्म्स के लिए पनिशेबल करते हैं और अगर वो LI से पनिशेबल हो यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट हो, तो हम उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितने साल मानेंगे, यानी कि कितने साल तक हम ऐसा समझेंगे कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तो उसका आंसर है 20 ईयर्स के लिए। जैसे कि समझो अगर किसी प्रोविजन के अंदर ऐसा दिया है कि जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी 1/2 पनिशमेंट जो है पर्टिकुलर एक्यूज्ड को मिलेगी, ठीक है, बट अगर मैक्सिमम पनिशमेंट जो LI है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर मैक्सिमम है तो उसकी हाफ यानी कि 10 ईयर्स उसको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, तो वो था 26 नवंबर 1949। जब हम CPC के अंदर सेकेंड अपील करते हैं सेक्शन 100 के अंदर, तो वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो वो जो अपील है सेकेंड अपील है वो हमेशा सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस होती है। सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा होता है कि ऐसे कौन से लॉ के प्रोविजंस है ना जिसको कोर्ट ने ध्यान में नहीं लिया, तो आप पर्टिकुलर वो लॉ के प्रोविजंस के ऊपर ही जो है ना सेकेंड अपील करते हो। देन ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड द मैनेजर इग्नोर द साइन ऑफ फ्रॉड द कंपनी लेटर सफर्ड अ ह्यूज लॉस, यानी कि जब भी मैनेजर को वार्निंग मिली थी उसके बावजूद भी उनने जो है फ्रॉड साइन को जो इग्नोर कर दिया। अब इससे हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कि मैनेजर इग्नोर कर रहा है लेड टू लॉस, यानी मैनेजर अपने कंडक्ट से ये इग्नोर कर रहा है कि कंपनी को कितना सफर करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 23 है जो ऐसा बोला व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ऑब्सक्योर, तो इसका एंटोनियम है क्लियर। ओके, उसके बाद में अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS अ पर्सन प्रोनाउंस अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब ऐसे इंसान होता है जैसे कि समझो कि अगर किसी भी केस के अंदर कोर्ट एक्यूज को समन सर्व कर रही है, समन सर्व करने के बाद भी वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, उसको वारंट इशू करेगी। अगर वारंट के बाद भी वो इंसान नहीं मिल रहा है तो कोर्ट क्या करता है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देता है। तो वो उसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है BNSS के अंदर वो है 64। ओके, उसके बाद में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि प्लीडिंग का मीन्स क्या होता है। जब हम CPC में बात करते हैं तो प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ओके, तो प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों को कॉम्बिनेशन करके प्लीडिंग बनता है। आज के वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीगल असिस्टेंट के आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।